अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मेरी पेश करती है कुछ इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से। काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन भी मेरे पास आया भी, और वैसे भी मुझे पर्सनली भी लोगों ने कहा कि आपको एक कोई मुदारबा पे या इस तरह के जो इस्लामिक बोर्ड ऑफ फाइनेंसिंग है, जैसे मुशारका हो गया, मुदारबा हो गया, इसके ऊपर जो है आपको अर्जारा वगैरह, इसके ऊपर आपको वीडियो। तो आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो है इस्लामिक बोर्ड ऑफ फाइनेंसिंग का एक बोर्ड, जिसको हम मुदारबा कहते हैं। कि मुदारबा इस्लामिक बैंकिंग का, या आप ये कह लें कि मुदारबा के एक लफ्ज़ है जो कि इस्तेमाल होता है, आप कह लें इस्लामिक बैंकिंग की इस्लाम में। तो मेन चीज़ ये है कि दोनों के पास ही बैंक में आप डिपॉजिट रखते हैं। सेविंग अकाउंट्स के अंदर इस्लामिक बैंक में भी रख सकते हैं और आप कन्वेंशनल बैंक में भी रखते हैं। लेकिन दोनों में ऐसा डिफरेंस क्या है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि नहीं जी इस्लामिक बैंक में रखें और कन्वेंशनल में ना रखें। मेन सबसे पहला जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता चलूँ। वो सबसे मेन ये है कि कन्वेंशनल बैंक आपको जो पैसे देता है, सबसे पहला तो फ़र्क जो है ना, अक्सर क्योंकि मैं तो ये जो सारी आज इस तरह की कोई वीडियोस की कोशिश करूँगा बनाने की, उसमें मेरा मेन मकसद ये होगा कि वो जो एक बात है जो कॉमन स्लैंग यूज़ होता है कि भाई कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही इस्लामिक बैंकिंग भी वही है और कन्वेंशनल बैंकिंग भी वही है, तो मैं उसको थोड़ा व्यू को आपके चेंज करने की कोशिश करूँगा। देखिए कन्वेंशनल बैंकिंग का जो मेन मकसद है और मेन जो मोटिव है आपके लिए, जो आपको बताता है, वो आपको ये नहीं कहता कि मैं आपके पैसों से क्या करूँ। वो आपको कहता है आप मेरे पास पैसा रखो, मैं आपको इतना परसेंट रिटर्न दूँ। इर्रिस्पेक्टिव कि वो उस पैसे को आग लगाए, उस पैसे को वो उसका पैसा डूबे, पैसा बचे, जो भी हो, वो आपको पाबंद है एक सर्टेन परसेंट देने का, जो कि उसने फिक्स कर लिया आपसे। ठीक है? जैसे कि महाना अकाउंट पे इतने करें, ये इस तरह के फिक्सचर होते हैं मुख्तलिफ बैंक से, कन्वेंशनल। तो मेन चीज़ ये है कि उसका जो मेन कह लें ना अंडरलाइन पर्पस क्या है उस पैसा लेने का, वो है कि आप मुझे पैसा दें एज अ लोन और मैं आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है? तो पैसे पे आपको एक तरीके से आप कह लें कि आप भी पैसा दे रहे हैं और उस पैसे पे आप पैसा कमा रहे हैं। ठीक है? अच्छा, दूसरा मोड जो कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर है, और आप ये भी समझ सकते होंगे कि इंटरेस्ट को कुरान और अहादीस के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो मना फरमाया गया है, जिसको हम रिबा कहते हैं, हदीस में आया। और बाद में स्टेट बैंक की डेफिनेशन भी यही है कि रिबा किसी भी तरीके से इंटरेस्ट जो है वो हर तरीके से, रिबा हर तरीके से आप कहते हैं इंटरेस्ट की उस डेफिनेशन में पूरा होता है। ये स्टेट बैंक का भी एक बैंक है, तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर इसका बाकायदा एक रेफरेंस भी बता दूँगा कि कहाँ ये बात लिखी है। तो मेन चीज़ जो हमारी है वो ये है कि कहते हैं कि स्टेट बैंक ने भी इस चीज़ को बताया हुआ है बाकायदा कि इंटरेस्ट जो है वो आपका एक रिबा ही है। यानी इंटरेस्ट रिबा ही कहलाता है अपने डेफिनेशन में। ऐसा नहीं है कि रिबा कुछ और है, काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो रिबा कुछ और नहीं है, रिबा भी इंटरेस्ट है, और वही इंटरेस्ट हम लोगों के ऊपर बैंक जो है हमसे चार्ज भी करता है जब हमें लोन देता है, वरना जब हम डिपॉजिट रखवाते हैं तो वो कन्वेंशनल बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। अच्छा, मेन पॉइंट तो ये होता है, यही चीज़ जब आप सेविंग अकाउंट इस्लामिक बैंक में खुलवाते हैं, तो मेन जो उनका क्राइटेरिया होता है वो ये आपसे कहते ही नहीं है कि आप पैसे दो, आपका पैसा डूबे जले जो भी हो, या हम क्या करेंगे इस चीज़ को आप छोड़ दो, नहीं। वो आपको पहले ही बताते हैं कि सर हम आपका पैसा एज अ इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे कि हम आपसे इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, तो भाई आप क्या देंगे फिर मुझे रिटर्न? तो रिटर्न में आपको कहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपको एक सर्टेन परसेंटेज जो भी डिसाइड होती है, वो डिसाइड होती है बेसिकली प्रॉफिट आने से एक महीने पहले। आपकी इन्वेस्टमेंट पर डिसाइड नहीं किया जाता, आपके प्रॉफिट के ऊपर के जो प्रॉफिट आएगा उसका सर्टेन परसेंट मैं आपको दूँगा। ठीक है? वरना वहाँ पे ये होता है कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट का 8%, यानी लेट्स सपोज 8,000 लाख के ऊपर, तो वो 8,000 ही देना है उसको। ठीक है, एनुअली। लेकिन यहाँ ये नहीं होता, यहाँ होता है कि जो रेट आएगा उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे, और जो प्रॉफिट रेट हम अनाउंस करेंगे वेटेजेस, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि दोनों में कि एक चीज़ ये है कि वो इंटरेस्ट होता है, ये प्रॉफिट होता है। और इन्वेस्टमेंट पे कोई भी चीज़ कमाना कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोग अपने नॉर्मली भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं और चाहते हैं कि हम प्रॉफिट कमाएं, और ये हलाल है। जब क्या कोई आपसे कहे कि नहीं जी आप मुझे लोन दे दो, मैं आपको ऊपर इंटरेस्ट दे दूंगा, ये हराम है। ठीक है, ये कैटेगरिकली ये हराम है और हलाल है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि फिर एक और चीज़ आती है, लोगों का अक्सर ये भी सवाल है कि यार वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। तो मैंने इसका जैसे पहले भी जवाब दिया कि देखिए वो इन्वेस्टमेंट करते हो बिल्कुल, ठीक है। आपके लिए
वो क्या दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप पैसा दें और हम आपको उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देंगे, इर्रेस्पेक्टिव कि हम उस पैसे को इन्वेस्ट करें या जो भी करें। अच्छा, बट दूसरी बात ये आती है कि हम शायद इस्लामिक बैंकिंग को सिर्फ उस वक्त तक के समझते हैं कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट और सिर्फ इंटरेस्ट। दूसरी बात ये आती है कि चलिए पहले इंटरेस्ट की एक और बात याद आ गई मुझे, तो मैं वो बता दूँ कि जो बैंक कन्वेंशन जब वो पैसा किसी और को लोन आउट करते हैं, क्योंकि उसने आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो जो वो इनकम कहाँ से कमाता है, वो इनकम कमाता है दूसरे को लोन आउट करके उससे इंटरेस्ट हासिल करता है, उससे उससे भी वो एक सर्टेन परसेंटेज कह लेता है कि भाई ये आपको इतना इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। जबकि इन्वेस्टमेंट में जो बैंक इस्लामिक बैंक कमाता है वो डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कैसा होगा। जैसे कि कोविड के टाइम में बाकायदा हमने देखा काइबोर वगैरह भी और इस तरह भी मुख्तलिफ बगैर कन्वेंशनल बैंकों ने भी जो है वो कमी करे रेट्स अपनी, लेकिन कोविड की वजह से हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट की वजह से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस था वो सर्व इसलिए नहीं हो रहा था कि इतने रिटर्न इतने नहीं मिल सकते थे, तो डेफिनेटली बैंक ने जो अपने सारे बैंक के अंदर प्रॉफिट रेट्स को कम किया, क्योंकि प्रॉफिट इतना नहीं आ रहा था और फिर प्रॉफिट परसेंटेज कम मिली। मेन चीज़ देखो आप कि जो वो बैंक होता है वो आपको कहता है पैसा दो, मैं बस मैं पैसा आपसे ले रहा हूँ, तरीके से मैं आपका बोरोअर हूँ। इस्लामिक कहता है, जबकि इस्लामिक कहता है कि मैं आपका एजेंट हूँ, मैं मुदारिब कहलाता है एजेंट, और रब्बुल माल कहलाता है जिससे वो पैसा प्रोवाइड कर रहा है। वो एज ए एजेंट आपकी इन्वेस्टमेंट को लगाता है, और ये किस तरीके से होता है कि लाजमी सी बात है कि आप एक बंदे हैं, आपको आप मल्टीपल ज़्यादा पैसे आए हुए हैं, तो आपने पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए मैनेजर रखा होता है कि मेरे पैसों को कहाँ कहाँ लगाना है, और यही पैसे फिर वो बैंक है वो एज ए एजेंट आपका काम करता है और आपके पैसों को मुख्तलिफ जगहों पर लगाता है और उससे फिर वो कमाता है। और कमाने का मकसद ये है कि वो आपको आपका शेयर देता है जो आपका होता है, और अपना जो शेयर रखता है वो बेसिकली उसकी सर्विसेज होती है, जो वो सर्विसेज दे रहा है उसका सर्टेन परसेंटेज चार्ज भी तो करेगा, तो वो सर्विसेज के चार्ज करता है। इसी वजह से एक और बात जो निकलती है वो ये होती है कि ये लॉस, कि यार जब ऐसा भी तो होता है कि इन्वेस्टमेंट में तो लॉस भी होता है, तो भाई बिल्कुल होता है लॉस, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन बैंक क्योंकि एक्सपर्टी रखता है तो वो लॉस से बचता है। और यहाँ पर जब बैंक अगर जो है कहीं लॉस फेस करता भी है, तो होता ये है कि पूरा का पूरा जो लॉस है वो कस्टमर बेयर करता है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? वो ये वजह है कि जी वो एजेंट है, वो आपका एजेंट है, वो आपकी इस बात को गारंटी नहीं कर रहा, प्रिंसिपल को भी गारंटी नहीं कर रहा वो आपके, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो आपका एजेंट है, वो आपसे कह रहा है कि मैं अपनी एक्सपर्टी लगाऊंगा, लेकिन अगर लॉस हो जाता है तो आप उसको ये दे रहे हैं कि भाई लॉस हो जाएगा, तो लाजमी सी बात है कि वो आपका आपका पैसा था, उसका पैसा नहीं था, और उसने एज अ पार्टनर भी आपसे ज़्यादा काम नहीं करा था, उसने एज अ एजेंट करा था, तो होगा ये कि वो लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा, और जो उस वक्त की जो शेयर जैसे वो लेते हैं ज़्यादा प्रॉफिट में, वो उस वक्त का उसका उसका ये लॉस कहलाएगा कि उसको सर्विसेज के अपने वो पैसे नहीं मिलेंगे उस वक्त अगर लॉस हो जाता है, तो उसका ये लॉस कहलाता है। जबकि हमारे यहाँ पे हमें समझाते हैं कि नहीं जी लॉस है तो फिर दोनों में हो, लेकिन वो फिर उस वक्त होगा जब वो मुशारका होता है, वो मुदारबा के अंदर ही काम नहीं होती क्योंकि शराकत दारी है। अच्छा जनाब, अच्छा एक बात जो बीच में रह गई वो ये जो मैं बताने लगा था, तो फिर मैं वापस से वो इंटरेस्ट के ऊपर आ गया था कि वो कहाँ उसको वापस मतलब किधर पैसा किधर लगाते हैं। तो उसमें एक और बात ये भी है कि जी वो पैसा लगाते हैं किसी भी चीज़ में, वो किसी को लोन आउट भी करते हैं तो वो इससे हटके क्या इंटरेस्ट है क्या है। हम एक और चीज़ देखते हैं कि हर तरीके से शरिया को फॉलो किया जा रहा है, शरिया कंप्लाइंट होने से, कि हम किसी फिल्म में लेट सपोज कोई प्रोड्यूसर आ गया आपके पास और उसने कहा मुझे फिल्म के लिए लोन चाहिए, तो कन्वेंशनल बैंक क्योंकि अकाउंट्स खोल देता है प्रोड्यूसर्स के और फिल्म मेकर्स के, जैसे कि फिल्म शरीयत के लिहाज से अलाउ नहीं है, क्योंकि उसमें आप समझ सकते हैं कुछ पैसे कि क्यों अलाउ नहीं है, ये एक अलग डिबेट है। तो खैर क्लियरली तो वैसे कैटेगरिकली आप समझ भी सकते होंगे कि नहीं यार अलाउ नहीं है, कोई भी एक सेंसेबल आदमी कहेगा कि नहीं यार इस तरह चीज़ें, इस तरह की नाच गाने वगैरह शरीय में अलाउ नहीं है, तो इस तरीके से फिल्म भी अलाउ नहीं है। तो आप वो फिल्म अकाउंट खोल देते हैं जब प्रोड्यूसर के, तो इसी तरीके से उनको फिर वो पैसे भी अगर वो लोन मांगेगा किसी अपने प्रोजेक्ट के लिए तो हम दे देते हैं कन्वेंशनल बैंकिंग वाले। लेकिन जब इस्लामिक बैंकिंग की बात आती है तो हम लोग नहीं करते ये चीज़। वो क्यों नहीं करते कि हम उस ऐसे प्रोड्यूसर का या फिल्म मेकर का अकाउंट ही नहीं खोलते, तो हम उसको देते भी नहीं है, तो हम इन्वेस्टमेंट करते हुए ये बात का ध्यान भी रखते हैं कि वो शरिया कंप्लाइंट है, सिर्फ यही नहीं कि उसको प्रॉफिट मिले। मतलब ये नहीं हो सकता कि हम किसी के शराब के किसी बिजनेस में लगा दें और बोले भाई आप हलाल तरीके से मुझे इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न देंगे, और मैं कहूँगा ठीक है, नहीं, क्योंकि शरिया कंप्लाइंट नहीं है तो हम इस तरफ भी देखते हैं चीज़ों को, ठीक है, कि वो शरिया कंप्लाइंट भी होना चाहिए। अच्छा, तो ये एक मेन चीज़ हो गई जो मैंने आपको बतानी है। अच्छा, उसके बाद एक और बात होती है, वो ये क्या कहते हैं कि एक अब समझ लें, कहते हैं कि एक मेन चीज़ें तो हमारी ये हो गई कि अब कहते हैं कि भाई मुदारबा की अगर हम ओवरव्यू लें कि जी मुदारबा एक ऐसा है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है और जो बैंक होता है वो एज ए एजेंट काम करता है, जबकि कन्वेंशनल में वो एज ए एजेंट नहीं,
वो आपके पैसे को ऐसा बोरोवर लेता है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट फिक्स देता है, जो कि पैसे में पैसा कमाना है वो गलत है। इन्वेस्टमेंट पे आपका नफ़ा नुकसान दोनों है, तो वो आपका अलाउ है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपके लॉस की सूरत में वहाँ पे जो लॉस होता है वो भी आपको आपका कहते हैं बेयर करना पड़ता है, वो कोई बैंक बेयर नहीं करता उसमें भी, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म है वो अलग है क्योंकि वो बोरोवर है। और यहाँ जो है वो आपका आप कहने का कहते हैं कि यहाँ वो एजेंट है इसलिए वो लॉस बेयर नहीं करता, तो दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ वो सर्विसेज की फी ले रहा होता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ होता है कि बस मैं जो कमाऊँ मेरी मर्जी है, आपको मैं आपका 8% दूंगा चाहे मैं 50% मैं कमाऊँ आपके पैसे में, ठीक है। तो एक ये हो गया, और दूसरा ये कि हम कहाँ का सोर्सेज क्या होती हैं जहाँ जहाँ उसके रिटर्न को कस्टमर तक पहुँचाने के लिए हम किन किन सोर्सेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, शरिया कंप्लायंट भी देखते हैं, कन्वेंशन नहीं देखते। अच्छा, अब एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और मैं चाहूँगा कि डिस्कस हो कि एक मतलब बच्चे ने मुझे सवाल करा था कि अगर आप कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो जब इन्वेस्टमेंट लगा दी तो उसके बाद अगर हम तो चेक हम डिपॉजिट भी ऐसी जगह पे रख रहे हैं कि वो चेकिंग अकाउंट भी एक तरीके से सेविंग अकाउंट आपका, और आप उसमें पैसे निकाल भी सकते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो पूरी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं निकाल लेते? फिर तो हम ये कहना चाहिए बैंकों के सर आपके तो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, आप नहीं निकाल सकते। तो बात इसका तो मतलब आप नहीं निकाल सकते तो आप फिर कैसे निकालेंगे? इन्वेस्टमेंट है अगर, तो यानी तो फिर ये एक तरीके से तो ये तो सिर्फ बात ही हो रही है। तो देखिए जी, इन्वेस्टमेंट की बात ये आती है कि आप एक कस्टमर नहीं, इसका जवाब है। आप मल्टीपल कस्टमर है बैंक के पास, और किसी भी बैंक के पास मैं समझता हूँ तकरीबन 10 से 12 लाख अकाउंट होते हैं, और इनमें से 6-8 लाख तो सेविंग के ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी को थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए, सही है, क्योंकि वो एक ऐसा नॉमिनल अमाउंट होता है सेविंग अकाउंट में जो कि बिल्कुल चेकिंग अकाउंट भी होता है, और उसमें होता है कि जितना टाइम भी रखा रहेगा उसको देखते हैं कि कितना आपका ऑन एवरेज बैलेंस मेंटेन हुआ है। तो यही सिनेरियो होता है, हम एक पूल में पैसा जमा करते हैं और उस पूल से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जैसे कि इजारा हो गया, रनिंग फाइनेंस हो गया और मुख्तलिफ हो गई। अब इनमें से रनिंग फाइनेंस एक ऐसी टर्म है जिसको हम कभी लेटर डिफाइन करेंगे, तो उसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर खर्चे और डेली बेसिस के ऊपर पैसों की रिकवरी वगैरह चलती है। तो होता ये कि ऐसे कामों में जो ऐसे लोग जो कि सेविंग अकाउंट भी रखते हैं और अपना पैसा उनका पूल में जाके इन्वेस्ट भी हो जाते हैं, तो रनिंग फाइनेंस वगैरह एक ऐसे ऐसे कहते हैं कि आप कह लें प्रोडक्ट्स हैं जिनसे जल्दी हमारे पास पैसा रिकवर हो जाता है बैंक के पास, और फिर वो उसके प्रॉफिट को देखते हुए वो उसको जो है वो अकाउंट होल्डर को जो अगर पैसा निकालता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट को वापस कर देता है। और दूसरी बात मेन जो है इसमें वो ये है कि आप ये भी देखेंगे, नोट करें कि अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपका जो शेयर है आपके अकाउंट का ओवरऑल बैलेंस कम हो जाता है, यानी आपने जो टोटल उस महीने में इन्वेस्टमेंट करी होती है उसकी वैल्यू फिर कम हो जाती है। और वैल्यू कम होने की वजह से लाजमी सी बात है कि हम उसको देखते हुए हम देखते हैं कि आपका फिर प्रॉफिट कितना बनेगा, क्योंकि आपको फिर वेटेज भी देना होता है आपकी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए क्या वेटेज बनेगा, और फिर उस वेटेज के हिसाब से जो प्रॉफिट आता है वो फिर प्रॉफिट आपके ऊपर आपके डिस्पर्स हो जाता है। तो जितनी अगर आपने अपना अकाउंट खाली कर दिया तो उस महीने अगर आपने जीरो कोई पैसा रखा हुआ है तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है लेट्स सपोज, तो आपको पैसा भी फिर कुछ नहीं मिलता, लेकिन जितनी मिनिमम अमाउंट होगी उतना ही मिनिमम आपको सेविंग अकाउंट में मिलेगा, क्योंकि वो उतनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई होती आपकी। तो इसलिए ये कहना है, कहते हैं कि आपने कभी भी मांगा तो बैंक ने ज़्यादा, बैंक कैसे दे रहा है वो तो इन्वेस्ट सारा कर दिया। तो देखिए इन्वेस्ट सारा होता है, लेकिन किसी इन्वेस्टर के पास भी अगर आप जाएँ, इन्वेस्टर कह रहा हूँ किसी को आप अपना पैसा दें और उससे बोले भाई मुझे 15,000 दे दो, मैंने लाख जो दिए थे, तो 15 दे देगा, लेकिन जो लाख के बाद जो बाकी बच जाएगा वो उसके ऊपर फिर आगे काम करेगा। तो बिल्कुल बैंक भी इसी तरीके से काम करते हैं, पूल में होता है पैसा, तो इसलिए उनके लिए देना आसान होता है, और लिक्विडिटी वैसे भी बैंक स्टेट बैंक का क्राइटेरिया है कि वो मेंटेन करनी पड़ती है, जिसमें से वो आपको अपने आपके पैसे दे देता है। और अगर इन्वेस्टमेंट ऐसी कहीं करी होती है जो पूरी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट होती है, तो जो बाकी बचते हैं जो आप निकाल चुके होते हैं वो डेफिनेटली वो बैंक का पार्ट ही होता है, क्योंकि वो फिर बैंक का पैसा होता है, आप तो निकाल चुके हो उसमें से। ठीक है, तो आई होप क्या कहते हैं कि थोड़ी बड़ी वीडियो होगी 13-14 मिनट की, लेकिन आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि मुदारबा बेसिकली है क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसकी और डिस्कशन करेंगे किसी और इस्लामिक बोर्ड ऑफ फाइनेंस पे। और मैं तो चाहूँगा कि आप लोगों के पास जो भी कोई सवाल हैं वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, ताकि अगर हो सके तो फिर सवाल ज़्यादा आएँ तो फिर मैं एक वीडियो उन सवाल के जवाब के लिए